नमस्कार। न्यूज डंका में मैं महेश विचारे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज पूरे देश भर में जिस विषय की चर्चा है वो है हिजाब का मुद्दा। कर्नाटक से शुरू हुआ ये मुद्दा आज देश के विभिन्न राज्यों में जिसकी चर्चा हो रही है, आंदोलन हो रहे हैं, संविधान की भाषा या संविधान के कुछ दाखिले दिए जा रहे हैं। और इसी पूरे मामले को लेकर आज हम वार्तालाप में बात करेंगे कल्पना सिंह जी से। वो स्वतंत्र लेखिका है, एजुकेटर है और नमामि नर्मदा संघ की उपाध्यक्ष भी हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, कौन कौन से पहलू है इसमें। बहुत बहुत स्वागत है कल्पना जी। धन्यवाद महेश जी। एंड सबसे पहले धन्यवाद डंका न्यूज का, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय को उठाया। सबसे पहले तो शायद ये पिछले महीने से ये विषय जो है बहुत चर्चा में आ गया और अभी वो और जोर पकड़ चुका है। आज तरह तरह के आंदोलन इसके बारे में हो रहे हैं और से केवल भारत में ही नहीं, तो भारत के बाहर के भी लोग इसमें अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है। तो ये मामला बड़ा हो चुका है। किस तरह से देखती है इस मामले को? सर, आपने सही कहा कि ये मामला बड़ा हो चुका है और अंतर्राष्ट्रीय इसमें पहुंच हो चुकी है। लेकिन मैं इस मामले को, मैं एक शिक्षाविद होने के नाते, एजुकेटर, प्रिंसिपल होने के नाते, मैं उसको उस तरीके से इसको बताना चाहूंगी सर्वप्रथम कि अगर हम स्कूल में होते हैं तो स्कूल क्या है? लाइक कि ये कोई धार्मिक संस्था नहीं होती है। विद्यालय एक शिक्षा के लिए बना है और ये कोई धर्म की ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम कोई धार्मिक पाठ पढ़ाते हैं किसी इंडिविजुअल धर्म का, क्योंकि हम वहां पे सर्वधर्म समभाव सिखाते हैं अपने बच्चों को। देन अगर हम अपनी धार्मिक प्रोपेगेंडा हमें चलाना है, जैसे कि कोई भी, अगर हम किसी पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड शिक्षा लेना चाहते हैं तो इस्लाम इस्लाम में मदरसे हैं उसके लिए, और हमारी वैदिक जो शिक्षा प्रणाली है उसके लिए गुरुकुल हैं, और उनके स्टडी हॉल्स हैं, क्रिश्चियन के मिशनरीज भी हैं कई सारे। तो हम उसमें अगर शिक्षा लेते हैं तो ठीक है, जो भी उनके नॉर्म्स हैं, जो भी उनकी चीजें हैं, उनकी धर्म की चीजें हैं, उनको बढ़ावा दे सकते हैं, वैसा व्यवहार कर सकते हैं, वैसी वेशभूषा में आ सकते हैं। लेकिन जो स्कूल है वो किसी एक धर्म को समर्पित नहीं है। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सिर्फ शिक्षा लेने आते हैं, जहाँ पे समानता का अधिकार है, सभी धर्मों को समानता का अधिकार है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए स्कूल में एक यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मीन्स वन फॉर्म, मतलब उसको एकीकृत रूप में देखा जाता है, जिसमें कोई गरीब नहीं होता, कोई अमीर नहीं होता, कोई जाति पात धर्म भेदभाव छोटा बड़ा नहीं होता। इसीलिए उसका रंग एक जैसा होता है, शूज एक जैसे होते हैं, सॉक्स एक जैसे होते हैं। तो कई स्कूल्स में तो इवन हेयर कट भी एक जैसा होता है, अगर हम डिफेंस स्कूल्स की बात कर लें। देन अगर मैंने अपनी सहमति से, अपनी इच्छा से स्कूल में, विद्यालय में एडमिशन लिया है, तो मुझे उसके नियमों के अंतर्गत व्यवहार करना पड़ेगा। कोई भी विद्यालय जिसका यूनिफॉर्म होता है तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम उस यूनिफॉर्म को फॉलो करें। और अगर हम नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है, अगर हम यूनिफॉर्म कोड को नहीं फॉलो कर सकते हैं तो हमें अपने धर्म से संबंधित स्कूलों में जाना चाहिए, जहां पे हमारी व्यक्तिगत धार्मिक वेशभूषा का स्वागत है। मैं इसे धार्मिक वेशभूषा ही कहूंगी, बिकॉज आप देखिए कि कैसे एक धार्मिक उन्माद हो चुका है। एक छह बच्चियां थी, क्या हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं कि आप अगर हिजाब पहन के क्लास में नहीं बैठती, जो आपके सहपाठी हैं, क्लासमेट्स हैं, आपके गुरुजन हैं, शिक्षक हैं, क्या वो आप पे बुरी नजर डाल रहे हैं? क्या हम ये पाठ दे रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को? क्या ये हम सिखाना चाह रहे हैं उन बच्चियों को? फिर उस क्लास में दूसरी बच्चियां भी हैं, तो वो भी असुरक्षित है इसका मतलब। तो जो बहुत पुराने समय से जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं, उन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया, और आज हम इतने समय बाद फिर वहीं पे आकर खड़े हुए हैं। मैं इसको किसी मजहब से नहीं जोड़ना चाहूंगी, ये सीधे सीधे पर्दा प्रथा है। तो हम उसको क्यों बढ़ावा दे रहे हैं?
ये भी एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका है कि भाई आप 6 बच्चों से वो शुरू होता है, और ये वही बच्चियां हैं जो वहां पे शायद कई सालों से या पहले, या उनकी कई सारी फोटोज भी वायरल हो रही हैं आजकल, जिसमें आप देखेंगे एनुअल फंक्शंस में या और किसी प्रोग्राम में वो बुरके में नहीं है या हिजाब में नहीं है। तो ये अचानक से, ये कहाँ से इसका जन्म हुआ? ये अचानक से ऐसी क्या चीज है जिसको, मतलब एक तो मीडिया ने बढ़ावा दिया, एक जो ये लिबरल सेकुलर की गैंग है, जो ये वामपंथी टीम है एक, इन्होंने इस चीज को इतनी हवा दी। इसको विद्यालय स्तर पर ही तुरंत प्रभावी रूप से, तत्काल रूप से इस पर रोक लगानी चाहिए थी। इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाने जैसा कुछ इसमें दम ही नहीं थी। इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो इस मुद्दे को इतना घसीटा जाए, बड़ा बनाया जाए। ठीक है, अगर हम ऐसे ही, मतलब किसी भी बिना नियम कायदे के शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देते रहेंगे, तो कल जैन समाज के बच्चे, अगर दिगंबर जो जैन है जिसमें कपड़े नहीं पहने उनके अनुयायी, तो कहेंगे हम बिना कपड़े के क्या स्कूल आ सकते हैं? हिंदू समाज के बच्चे जैसे वो भगवा पहन के आने लगे। ठीक है, क्रिया की प्रतिक्रिया शुरू हो गई वहां पे। फिर वैसे भी कल को हिंदू समाज के बच्चे कहेंगे हमारी वेशभूषा में तो हमारे शिवपुराण में त्रिशूल लेके रहते हैं, दुर्गा माता हमारी तलवार लेके रहती हैं, हमारे धर्म में तो शस्त्र भी सिखाया जाता है, तो हम क्या तलवार लेके आ सकते हैं, त्रिशूल लेके तिलक चंदन लगा के स्कूल आ सकते हैं? तो ये भाई ये सब चीजें बढ़ती जाएंगी, ये रुकने का नाम ही नहीं लेंगे। तो एक तरफ हम सेकुलर हैं, एक तरफ हम शैक्षणिक संस्थाओं में किसी धर्म विशेष की वेशभूषा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। और बड़ी शर्मनाक स्थिति ये है कि इसमें जो स्थिति को कैश कराने, भुनाने के लिए कुछ राजनीतिक दल जो कूद पड़े हैं, और सो कॉल्ड लिबरल्स, वामपंथी कूद पड़े हैं इस समर में, और एक बहुत ही बेहुदा, बहुत ही शर्मनाक बयान आया कि महिलाओं को पूरी आजादी होनी चाहिए, वो हिजाब पहने या बिकनी। ये किस संदर्भ में, आप हम किस इस मुद्दे पे कॉन्टेक्स्ट तो में बात आएंगे कर रहे ही। हैं? ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? हम इस मुद्दे पे हाँ जी। आएंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। लेकिन हम लोग देखें कि केरल में यही इसी तरह का एक इंसिडेंट हुआ था कि जब वहां पे एक पुलिस दल के बारे में कोई उपक्रम था और उसमें एक महिला उसमें शरीक होना चाहती थी। तभी उसने कहा था कि मुझे जो बुर्का है या हिजाब है उसमें मुझे वो पहनने के बाद मैं शरीक होंगी। लेकिन उसको उसके लिए परमिशन नहीं दी गई। तो फिर वो कोर्ट में चली गई, कोर्ट ने भी उसको वो जो उसकी अर्जी थी वो रद्द कर दी। और बाद में वो सरकार के पास आई, सरकार ने भी उसकी नहीं सुनी। तो कहीं पे जाके केरल में अगर ये हो सकता है तो ये कर्नाटक में वही मुद्दा है कि हम लोग हमें हमें जहाँ चाहिए हम जो भी नियम हो वो नियमों का उल्लंघन करेंगे, लेकिन हमको नियमों का उल्लंघन करने का पूरा मौका दिया जाए। और शायद ये लड़कियां खुद नहीं कह रही है, इनके पीछे कोई ना कोई ऐसा चेहरा है या कोई संगठन है जो इनको बढ़ावा दे रहा है। सर बिल्कुल, देखिए जब भी कोई ऐसी चीज, छोटी चिंगारी जब आग बनती है, देर सवेर हमें जांचों में हमेशा यही पता चला है कि ये कहीं ना कहीं से वित्त पोषित चीजें थी। तो इसमें भी देर सवेर यही आना है। अब देखिए, ये एक छोटी सी बात को, ये कर्नाटक के उडुपी स्कूल से उठती है, आज वो शाहीन बाग में बैठ गई है वो बात, फिर वहां पे वही प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। जो औरतें, जो सोशल वर्कर्स अपने आप को महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोग, आज वही हिजाब के समर्थन में उतर आए। आप किस तरीके से हिजाब पहनकर घूंघट प्रथा को लागू कराकर महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं? ये कौन से विरोधाभास की स्थिति है? आप एक तरफ महिला कौन सी महिला सशक्तिकरण के आप एग्जाम्पल दे रहे हैं? अभी जो मलाला यूसुफ, जिनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया है नॉर्वे ने, उनका जो ट्वीट आया है, मैं वो ट्वीट लेकर आई हूं, मैं वो ट्वीट पढ़ूंगी। उन्होंने क्या कहा? कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब और पढ़ाई में से एक को चुनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुस्लिम छात्राओं को हिजाब में स्कूल जाने से रोकना भयावह है। कम या ज्यादा कपड़े पहनने के मामले में महिलाओं को एक वस्तु की तरह समझा जाता है। मलाला भारत के नेताओं से अपील करती है कि उन्हें मुस्लिम महिलाओं की उपेक्षा से रोकना चाहिए। तो ये वो मलाला हैं जिन्होंने एक बुक लिखी थी,
आई एम मलाला इन 2013, उसमें इन्होंने जिक्र किया है, मतलब मैं उसके भी नोट लेकर आई हूं कि ये नहीं कि ये मेरे स्टेटमेंट है, मैं उनका ही नोट पढ़ूंगी प्रॉपर, मैं उनका नोट पढ़ना चाहूंगी यहाँ पे। Wearing a burqa is like walking inside a big fabric shuttlecock with only a grill to see through, and on hot days, it's like an oven. At least I didn't have to wear it. See, sir, she has quoted कि during the hot days, it is like an oven. तो ये उनके लिए अवन है, और बुर्का पहनना एक बिग शटल कॉक, फैब्रिक की शटल कॉक के अंदर बंद होना है। ये मैडम मलाला के खुद के लिखे हुए वक्तव्य हैं, जो उन्होंने अपनी बुक आई एम मलाला में लिखा है। अगर किसी को इस पे आपत्ति हो तो उनकी बुक को जाकर पढ़ सकता है। इसीलिए मैंने बुक से अपने नहीं वर्ड्स डाले इसमें, मैंने अक्षरशः उनको ही पढ़ा है। तो ये उनके खुद की विचारधारा है कि भाई बुर्का प्रथा अच्छी नहीं है लोगों के लिए। और आगे भी उन्होंने क्या लिखा है, आगे उन्होंने, मैं इसको ट्रांसलेट कर दूं हिंदी में, क्योंकि हिंदी में बोल रहे हैं। बुर्का पहनकर चलना ठीक वैसे ही है जैसे कोई महिला किसी कपड़े की शटल कॉक में कैद हो गई है, और जब बहुत गर्मी होती, गर्मी के दिनों में ऐसा लगता है कि बुर्का पहने हुए किसी महिला अवन के अंदर है। और उन्होंने आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है उन्होंने, आई लव्ड माई रॉयल blue school uniform, but we were advised to wear plain clothes instead and hide our books under the shawls. उन्होंने कहा कि मुझे अपने स्कूल की वो ब्लू यूनिफॉर्म से बहुत प्यार, बहुत लगाव था, लेकिन मुझे डायरेक्ट किया गया, हम लोगों को मजबूर किया गया कि हम वो बुर्का पहने, हिजाब पहने, और अपनी बुक्स को उसके अंदर, सॉल के अंदर कवर करके चले। तो ये मलाला हैं जिनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। और इनकी द्विअर्थी सोच और इनकी डबल स्टैंडर्ड जो मानसिकता है, संकीर्ण विचारधारा है, ये सिर्फ भारत को लेकर ही क्यों है? भारत सरकार को इस पे कठोर कदम उठाने चाहिए, बिना कोई इफ बट के। अब वो समय गया कि हमने किसी का ट्वीट पढ़ा, ये ऐसे लोग नहीं है जिनकी ट्वीट को 1-2 हजार लोग देख रहे हैं या उनके फॉलोअर्स हैं। ये अंतरराष्ट्रीय चेहरे हैं जिनको अंतरराष्ट्रीय मंच पर सम्मानित किया जाता है। इनको तालिबानियों के द्वारा गोली मारी गई थी सिर्फ शिक्षा के अधिकार के लिए, और ये आज उसी हिजाब का समर्थन कर रहे हैं। एक्चुअली इनको हिजाब का समर्थन नहीं करना है, इनको भारत का विरोध करना है। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय छवि खराब की जा रही है, भारत के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसकी छवि खराब की जा रही है, इस पे भारत सरकार को हस्तक्षेप करने की अब बहुत जरूरत है। जब अभी पिछले बार भी वैसे ही कुछ घटनाएं हुई थी, जैसे कि सीए का आंदोलन हो या कृषि कानून के बारे में जो आंदोलन हुआ था, तभी भी हमने देखा कि भारत में ये आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन उसका जिक्र कहीं पे विदेश में बैठे हुए कुछ सेलिब्रिटी जो है वो अपने ट्वीट कर रहे हैं, और वहां से वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस ले रहे हैं। तो जिनका कोई संबंध भी नहीं है भारत से, ऐसे लोग जो है वो इससे जुड़ने की कोशिश करते हैं, और ये पूरा अंतरराष्ट्रीय मामला ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं। कहीं पे ये अभी देखेंगे तो कर्नाटक जैसा राज्य है जिसमें एक उडुपी जिला है, वहां पे ये घटना होती है, और उसके बारे में मलाला कहीं से जाकर ट्वीट करती है और उस घटना के बारे में बोलने की कोशिश करती है। तो कहीं पे जाके ये अंतरराष्ट्रीय एक षड्यंत्र है ऐसा महसूस होता है। बिल्कुल सर, ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है, ये मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि इसमें कोई संदेह अब बचा ही नहीं है। बिकॉज इसमें बहुत सारे मैं सबूत देना चाहूंगी इसके। आप वो एक वीडियो देखिए सर, जो जिस लड़की को शीरो बनाया जा रहा है, जिसका महिमा मंडन किया जा रहा है कि वो लड़की अकेले इतने लड़कों को फेस करती है, और उन लड़कों को भगवा शॉल पहने वो टेररिस्ट की उनको संज्ञा दी जा रही है कई सारे ट्वीट्स में, और उनके पीछे लोग पड़ चुके हैं। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू भी वो बहुत सारे उनके पीछे पड़ चुके हैं कि एक अकेली लड़की ने शेरनी की तरह सामना किया, एंड शी हैज बीन नाउ शीरो। उसको ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, हाथ उठा के अल्लाह अकबर बोलना, ठीक है। जब वो लड़की, उस वीडियो को आप गौर से देखिए, वो लड़की आती है, स्कूटी में स्टैंड लगाती है,
आती और निकलती, तो उस समय पे क्या उस लड़की को वहां प्रोजेक्ट किया गया था, पहले से कैसे कैमरे तैयार थे कि वो लड़की आ रही है, मुझे उसको कवर करना है, कैमरे कैसे पहले से तैयार थे। देन फिर वो लड़की स्कूल की स्टूडेंट कही जाती है, जो कि बेयर फीट आती है, लाइक कि उसके पैरों में चप्पलें भी नहीं होती। तो ये कौन से स्टूडेंट हैं कि चप्पलें भी नहीं पहन के आ रहे हैं स्कूल? तो आप सिर्फ बुर्का पहन के आएंगे क्या? आपको क्या चप्पलें पहनना भी आपके मजहब में मना किया गया है? ठीक। फिर उसको कवर किया जाता है, उसको प्रॉपर उसको कवरेज दी जा रही है वहां पे, इधर लड़के नारेबाजी कर रहे हैं जय श्री राम की। हालांकि मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहूंगी, विद्यालय परिसर में भगवा या हिजाब दोनों का ही मैं समर्थन नहीं करूंगी। ठीक है, ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे हम इन सब चीजों को बढ़ावा दें। ना ना कोई भी स्टूडेंट भगवा पहनकर आ सकता है, ना ही कोई स्टूडेंट हिजाब पहनकर आ सकता है। वहां पे एक यूनिफॉर्म है, उसको सबने फॉलो करना है। इस बात से ही मैं आगे बढ़ूंगी। फिर वो लड़की उन बच्चों को एक प्रोवोकिंग, जैसे प्रोवोकिंग कंडीशन वहां पे चल रही है, वो अल्लाह अकबर के नारे लगाती है। वो लड़के वहां पे पहले से नारेबाजी कर रहे थे सर, उस लड़की को देखकर उन्होंने नारेबाजी नहीं शुरू करी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो गौर करने लायक है। हम एक ट्विटर पे एक अंधी भीड़ में शामिल होकर या सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलते रहना, उसको गौर से देखिए, उसका विश्लेषण करने लायक है उस वीडियो का। वो लड़की नारेबाजी करती है और नारेबाजी करते हुए निकल जाती है, और कैमरा उसी पे प्लॉटेड रहता है, उसी पे फोकस्ड रहता है उस दौरान। उसमें उन लड़कों को बिल्कुल आतंकवादी बता दिया जाता है कि ये इन्होंने लड़की का हरासमेंट करा। ठीक है, वो लड़की शेरनी बहादुर बन के निकली। उसमें क्या उन लड़कों ने करा, वो लड़के जो कर रहे थे वो पहले से कर रहे थे, उन्होंने उस लड़की को देखकर कोई एक्टिविटीज नहीं करी। वो नारेबाजी कर रहे थे, वो चल रहे थे, वो एज इट इज चल रहे थे। ना उन्होंने उस लड़की पर पत्थर फेंका, ना उस लड़की के कपड़े खींचे थे, ना उस लड़की को फिजिकल या ऐसा कुछ भी उन्होंने करा हार्म, जो कही जाए कि उन्होंने उस लड़की के साथ कोई ऐसा व्यवहार किया जो गलत था। वो अपना कार्य कर रहे थे, जो अपने आप में कुछ गलत या सही हो सकता है, वो एक अलग बात है। ठीक। तो वो लड़की वहां पर आई, उसके बाद उस लड़की को हीरो शीरो बना दिया गया। उन लड़कों ने ऐसा क्या किया था उस लड़की के लिए जो उन लड़कों को विलन बना दिया गया? अगर वो लड़की अपने धर्म के लिए अल्लाह अकबर बोल सकती है, तो वो अपने धर्म के लिए जय श्री राम बोल रहे थे। अगर गलती है तो दोनों पक्षों की उतनी है कि आप विद्यालय परिसर में क्या कर रहे थे ये सब। देन एक दूसरा वीडियो है जिसको ज्यादा हाईलाइट्स नहीं किया गया, जिसको कवरेज और वेटेज नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो हिंदू लड़की थी। यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग होती है, पत्थरबाजियां होती हैं, जिसमें एक हिंदू लड़की को पत्थर लग जाता है, उसकी कवरेज नहीं है। शायद वो वीडियो आपके पास अवेलेबल हो तो आप में चलाइएगा उसको। उसकी कवरेज क्यों नहीं है? उस वीडियो को क्यों नहीं इतना महिमा मंडन किया जा रहा है? उस लड़की को तो पत्थर भी मारे गए। यहाँ पे मैं एक और दूसरी बात कहूंगी, हालांकि विद्यालय परिसर में नारेबाजी किसी भी तरीके की गलत थी, पर उन लड़कों के संस्कार है कि वो अकेली लड़की थी, तब भी उसको उन्होंने किसी तरीके से हार्म नहीं किया। वो उनके संस्कार थे, उनको उन्होंने किसी भी तरीके की क्षति नहीं पहुंचाई। लेकिन दूसरी लड़की जिसको पत्थर मारा गया है, जो शांति दूतों ने, सो कॉल्ड शांति दूत, ये क्या सब स्टूडेंट ही कर रहे थे, या जो बुरके में नारेबाजियां चल रही हैं बुरका पहनकर? देखिए, बात शुरू हुई हिजाब से और अब बुरका पे आ गई। आप पूरा कवर होके आएंगे? विद्यालय कौन आ रहा है? एक लाइक कि कोई भी बच्चा हो XYZ, वो अगर पूरा कवर होके आ रहा है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा बच्चा है, किसकी जगह पे कौन अटेंडेंस लगा रहा है? फिर क्या हम बुर्का पहन के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जाएंगे? भाई वहां तो ये सब रूल्स होते नहीं, वहां तो प्रॉपर चेकिंग होती है। आप बहुत सारे जैकेट्स और बहुत सारा पुलोवर्स या कुछ ऐसा पहने होते हैं तो उतार के चेक किया जाता है आपको, शूज उतार के बच्चों के चेक किए जाते हैं। तो क्या आप यही मानसिकता लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं के क्लासरूम में जाएंगे? ये एक मेरा सवाल है। मैंने कई सारे सवाल इस पर लिखे हुए हैं कि अब उसको संविधान से जोड़ दिया जा रहा है उधर। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हम कुछ भी पहन सकते मैं हैं। एक इसके बारे में पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से यूनिफॉर्म का मुद्दा है कि स्कूलों में यूनिफॉर्म का एक नियम होता है, उसी तरह से लड़की हो या लड़के हो, दोनों को भी बस उसी रंग के यूनिफॉर्म पहनने पड़ते हैं। तो शायद कल जाके कहीं पे जो सेना दल है या और भी कोई पुलिस दल है, तो इसमें भी अगर कोई मुस्लिम लड़की या लड़के हों, तो वो भी अगर कहेंगे कि हम लोग वहां पे हिजाब पहनेंगे, हम लोग बुर्का पहनेंगे, तो क्या वो कर पाएंगे उसमें, उस दल में अगर किसी को शामिल करना है तो?
नहीं, ये यही तो बात है ना कि जहाँ पे यूनिफॉर्म है, लाइक हम डिफेंस सर्विसेज में जाते हैं, अब लड़कियां फाइटर पायलट भी बन रही हैं। तो कल को अगर कोई मुस्लिम लड़की फाइटर पायलट बनती है तो वो ये क्या रखेगी कि मैं बुर्का पहन के अपना प्लेन उड़ाऊंगी? क्या ये न्यायोचित है? आपके आपके कुरान हदीस जहां भी लिखा है कि हमें बुर्का पहनना है, ठीक है, आपने किस कंटेक्स्ट में लिखा, किस सन में लिखा, उसका अभी क्या मेल जोल है? और ये अचानक से अभी कहाँ से ये उत्पन्न हो गया? जो लड़कियां वहां बुर्के का समर्थन कर रही, उनकी सोशल मीडिया पे, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से कितनी फोटो वायरल हो रही जिसमें वो जीन्स पहनकर बैठी हुई है, जिसमें उन्होंने क्रॉप टॉप पहनकर बैठी हुई हैं। ठीक है, आप ओपन प्लेस पे पिज्जा बर्गर खाते हुए खुद उनकी फोटोज वायरल हो रही हैं। तो ये इसकी मानसिकता को कैसे, किस नजरिए से देखा जाए? मैं इसका कड़े शब्दों में इसका निंदा नहीं करती हूँ, मैं विरोध करती हूँ, और विरोध के साथ इस पर सख्त कार्रवाई की अपील करती हूँ सरकारों से। और ये जो इसमें राजनीति है, इसका पूरा तरीके से खंडन होना चाहिए। ये हमारी देश की गरिमा को नुकसान पहुंचा रहा है। इवन अगर ये चीज को बढ़ावा मिला तो हमारे रक्षा, जो हमारे चीजें रक्षा, लाइक की जैसे डिफेंस सर्विसेज हैं, रक्षा सेवाएं हैं, या फिर और भी कोई है, क्या डॉक्टर बुर्का पहन के फिर ऑपरेशन करेंगे? ठीक है, उनके एक ओटी ओटी यूनिफॉर्म ही कहेंगे उसको, क्योंकि वो भी एक ही तरीके की होती है। आप जब ओटी रूम में इंटर करते हैं तो उनके एक प्रॉपर उनका एक आउटफिट होता है, उसी को पहनना है उन्हें। ठीक है, ऐसे ही सर, अब टीचर क्या बुर्का पहन के पढ़ाने आएंगे? ये तो, अगर ये बात तो बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब ठीक है, अगर मैं राजपूत महिलाओं की बात करूं, वहां पे भी पर्दा प्रथा बहुत थी, आज भी कई जगह पे है। तो क्या अगर मैं टीचर बनती हूँ या तो मैं घूंघट करके पढ़ाने जाऊंगी? तो ये मुद्दा तो यही नहीं रुकेगा। और जब ये कोर्ट में मैटर गया और जो वकील ने वहां पे हदीब और जो भी पढ़ रहे थे कुरान की, ये हमारे इसमें लिखा है, उसमें लिखा है कि हमें बुर्का पहनना मैंडेटरी है। अगर मैंडेटरी है तो फिर सारी मुस्लिम महिलाएं बुर्का क्यों नहीं पहनती हैं? सारी तो नहीं पहनती हैं सर। हम लोगों ने भी पढ़ाई करी, हमारे साथ मुस्लिम छात्राएं पढ़ती थी, स्टूडेंट्स थे, मुस्लिम थे, स्कूल में भी थे, बच्चे भी थे। तो मैंने तो किसी को भी ये सब करते नहीं देखा कि बुर्के के लिए एक मुहिम चल रही है पहनने के लिए। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये अभी कुछ परिस्थितियों से, या ये हिजाबी मैटर नहीं है, ये चुनावी मैटर हो सकता हम्म। है। अभी उस उसके ऊपर ऊपर तो आएंगे हम लोग, लेकिन इसमें ही एक संविधान की बात भी वो लड़कियां कर रही है। यानी अभी ये छोटी लड़कियां हैं, शायद वो जूनियर कॉलेज में ही है, 11वीं या 12वीं में पढ़ रही हैं। तो वो संविधान की बातें कर रही है कि हम लोग को संविधान ने अधिकार दिया है कि हम लोग हमारा जो धर्म है या धर्माचरण जो है हम लोग कहीं पे भी कर सकते हैं। ये वो लोग वो बातें कर रही है, तो ये संविधान की बातें उनको बताई गई है। तो संविधान में क्या लिखा हुआ है, क्या संविधान बताता है सचमुच ये कॉलेज हो या स्कूल हो वहां पे भी धर्माचरण करने की अनुमति है? नहीं सर, ऐसा संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है। और संविधान ने ठीक है, आप सेकुलर वर्ड अगर जब डाला गया है, सर्वधर्म समभाव की बात करी गई है ना वहां पे। ठीक है, तो आप स्कूल जैसी शैक्षणिक संस्था में अपने धर्म का प्रोपेगेंडा एजेंडा कैसे चला सकते हैं? ये किस संविधान में लिखा हुआ, कहाँ पे लिखा हुआ? कोई दिखाए इस बात को। ठीक है, हम अपने धर्म की चीजें स्वतंत्र रूप से कर सकते, अपने धर्म को मान सकते, अपने धर्म की जो भी क्रियाकलाप है, हमारी जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी उसके नियम कायदे हैं, उसको मान सकते हैं। लेकिन जब हम सार्वजनिक जगहों पर होते हैं, स्कूल एक ऐसी सार्वजनिक जगह है जहां पे जब सर्वधर्म के लोग पढ़ने आते हैं, वहां पे आपकी आजादी वहीं तक है जहां पर किसी दूसरे की आजादी में हस्तक्षेप नहीं होता है। ये भी तो संविधान में लिखा है। आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन आपके फंडामेंटल राइट्स किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को क्षति कैसे पहुंचा सकते हैं? तो ये तो बिल्कुल गलत, ये बहुत ही बेबुनियाद और बिल्कुल, कैसे, मतलब इसको मैं कौन सी संज्ञा दूं कि किस तरीके का ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है? ये कौन सा एग्जाम्पल है कि भाई हम स्कूल में हमें राइट्स है, तो क्या हिंदू बच्चों को राइट्स नहीं है? जैन बच्चों को राइट्स नहीं है? मुस्लिम मुस्लिम को ही सारे अधिकार हैं क्या? अगर ऐसे चलने लगा तो जो एक
सामाजिक असमानता की स्थिति पैदा हो जाएगी अगर हमने इस चीज को बढ़ावा दिया। तो एक बहुत ही भयावह स्थिति आगे चलकर पैदा हो जाएगी। स्कूल में शिक्षा नहीं हो सकती, पढ़ाई नहीं हो सकती है, सिर्फ धर्म के नाम पर वहां पे जिहाद होगा, कहीं धर्म के नाम पर दंगे फसाद स्कूल के अंदर होने लगेंगे, जो शैक्षणिक संस्थाओं के जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है उनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे सिचुएशन। हम बच्चों को सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाते हैं, ये चीजें तो डिसिप्लिन के दायरे से बाहर है। आज उस स्कूल के प्रिंसिपल को कैसा लग रहा होगा कि हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए, हमारे बच्चे हमारे सामने खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि नेशनल मीडिया उसको कवर कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि ये तो अभी सभी मुद्दों पर आपने चर्चा की, आपने बताया ये, लेकिन अभी चुनाव भी है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में है, गोवा में है। क्या इसका, ये पूरे मामले का कहीं से नाता इस चुनाव से है या नहीं, आपको क्या लगता है उसका? सर मुझे लगता है, मुझे स्टार्टिंग में जब हमने एक दो बार न्यूज देखी सबने, मैंने इसको पर्सनली न्यूज को देखा था, एक दिसंबर में ये फर्स्ट आया था सर केस, देन मुझे तब इतना नहीं लगा था। लेकिन हाँ, अब जाके जब इसको एक मुहिम का रूप दिया जा रहा है तो जरूर इसमें चुनाव का भी रोल है, राजनीति का रोल भी है। एंड नो डाउट इसको कहीं ना कहीं यूपी इलेक्शन में स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एक सिंपैथी चीज गेन करने के लिए, सिंपैथी जैसा फैक्टर डालने के लिए। क्योंकि जो मुस्लिम इलाके हैं, यूपी के गांव हैं जहाँ पे मुस्लिम लोग निवास करते हैं, कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि हमारी थोड़ा स्थिति अच्छी हुई बीजेपी में, हमें अनाज मिला कोरोना के समय पे, अभी भी मिल रहा है, हमें जो भी है सरकार ने ध्यान दिया, या बिजली पानी सुविधाएं जो बेसिक फैसिलिटीज है वो मुहैया हो रही। तो कहीं ना कहीं उनका झुकाव कुछ एक पक्ष का बीजेपी की तरफ हुआ। उसको खत्म करने के लिए एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि देखिए आपकी महिलाओं के परिधान भी अब सरकारें डिसाइड कर रही हैं, महिलाओं के परिधान भी आपके सुरक्षित नहीं है अगर आपने हिंदुत्व को बढ़ावा दिया। ये एक हिडन एजेंडा इसमें प्लॉटेड है एक्चुअली सर, ये यही एजेंडा चलाया जा रहा है कि आपकी महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, जबकि ऐसी कोई भी कहीं से कहीं कोई बात नहीं है, सारी महिलाएं सुरक्षित हैं। इनकी ऐसा तो नहीं कि बुर्का पहन के सुरक्षित है। तो अगर हम कपड़े से कहते हैं कि रेप नहीं होते या होते हैं, तो इस चीज को मैं बिल्कुल निराधार मानती हूँ। कपड़े का तो रेप में कोई रोल है ही नहीं, सुरक्षा और असुरक्षा का, ठीक है, क्योंकि 2 महीने 4 महीने के बच्चों का रेप हो रहा है तो उसमें कपड़े का क्या रोल रह जाता है? कपड़े पहन के हम सुरक्षा कौन सी दे सकते हैं? कैसी ऐसी हिजाब पहन के क्लास में सुरक्षा की भावना आ रही, हम क्लास में हमारे सहपाठियों के बीच में जा रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, वहां पे आतंकवादियों की सीमा से लड़ने नहीं जा रहे हैं, आतंकवादियों के बीच में, जहाँ पे हमें कपड़े की ऐसी ऐसी सुरक्षा की जरूरत है कि हमें कोई देखे ना, हमारे बाल छुपा लो। फिर अगर शिक्षा क्यों ग्रहण की जाती है? कि हम आधुनिक परिवेश में अपने आप को ढाल सके, हमारी मानसिक स्थिति सोच बदल सके, हम अपने आप को मजबूत बना सके, हम जागृत कर सके, दुनिया में क्या चल रहा है अपडेट कर सकें और अपना जीवन स्तर अच्छा कर सकें। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये है। तो वहां तो अपना जीवन स्तर हम ऊंचा करने के बजाय उसको पीछे ढकेलते जा रहे हैं, हम फिर उसी पर्दा प्रथा को लागू करने के फेवर में बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक मुद्दा ऐसे भी आता है कि अभी ये तो लड़कियों ने एक आंदोलन छेड़ दिया, एक मुद्दा उठा लिया कि हिजाब पहनने के हमें अनुमति देनी चाहिए धर्म के आधार पर। लेकिन आगे चल के जब ये मुद्दा पूरा ठंडा हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, तभी वो जो लड़कियां हैं, अगर कोर्ट में, अभी पता नहीं उसके ऊपर क्या रिजल्ट आता है, क्या कोर्ट डिसीजन लेता है वो मालूम नहीं है, लेकिन अगर राज्य घटना या संविधान की बात करें तो शायद इस तरह का हिजाब या जो यूनिफॉर्म है उसके ऊपर ही कोर्ट शायद निर्णय दे दे कि यूनिफॉर्म पहनना बहुत जरूरी होता है। वही एक नियम जो है उन नियमों के अधीन रहना पड़ता है। लेकिन अभी आगे चल के अगर ये देखा जाए तो ये लड़कियां जब फिर से उस कॉलेज में जाएंगी या स्कूलों में जाएंगी, तब उनकी तरफ देखने का नजरिया जो है तो लोगों का बदल जाएगा, तो शायद इनकी शिक्षा पर, उनके करियर पर उसका परिणाम हो सकता है। सर हम आज जो चाहे सेलिब्रिटीज हैं, चाहे पॉलिटिशियन हैं, जो आज इनके समर्थन में खड़े हैं इन बच्चियों के, वो एक्चुअली उनका एक दूरगामी उनका नुकसान कर रहे हैं। ठीक है सर, क्योंकि जब ऐसी स्थिति पैदा होती है, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन प्रैक्टिकली यही सही है। जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो ये इनको खुद ही शिक्षा के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। कल को
जैसे जो ओडीपी स्कूल में हुआ, उसके पास वाले स्कूल में अगर कल को मुस्लिम एडमिशन्स आते हैं, तो वहां का प्रिंसिपल रीथॉट देगा इस चीज को कि कल को ये मेरे स्कूल में भी यही प्रोपेगेंडा होगा, मेरे स्कूल की इमेज खराब होगी, स्पॉइल होगी, तो वो एक रीथॉट देगा एडमिशन के पहले उस बच्चे को। अगर एडमिशन किसी स्कूल को नहीं देना है तो उनके पास 100 बहाने होते हैं, और एडमिशन जबरदस्ती देने के लिए स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स में नो वन कैन फोर्स। अगर हमने कह दिया कि मेरी सीट फुल हो गई, तो हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता है फिर, क्योंकि वो भाई वो निजी फंड से चल रहे हैं। तो आपने कहीं ना कहीं उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित करने की पूरी रूपरेखा बना ली है। और जहां तक इस संविधान का हवाला दिया जा रहा है, तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने ये किया, हमें समानता का अधिकार दिया। मैं उनका एक कोट पढ़ना चाहूंगी। बाबा भीमराव अंबेडकर की जो बुक है, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, उसमें पेज नंबर 230 पे उन्होंने लिखा है, जिसका मैंने हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया है। मुस्लिम महिलाओं से बुर्के में ही बाहर आने की उम्मीद की जाती है। उनको बाहर के कमरों, बरामदों और बगीचों में ना होने पाए, इसलिए उनका निवास मकान के पिछले भाग में बनाया जाता है। सभी महिलाओं को, चाहे वो जवान हो या वृद्धा, एक ही कमरे में रहना पड़ता है। कोई भी पुरुष नौकर उनकी उपस्थिति में काम नहीं कर सकता है। महिलाओं को अपने पुत्रों, भाइयों, पिता, चाचा और पति के अलावा ऐसे नजदीकी रिश्तेदार मुसलमानों को देखने की अनुमति है जो विश्वास पात्र हैं, और उनका प्रवेश घर में हो सकता है। वो इबादत के लिए मस्जिद में भी नहीं जा सकती हैं। जब कभी उन्हें बाहर जाना पड़ता है तो बुर्का ओढ़कर ही जा सकती हैं। आगे उन्होंने 231 पेज पे क्या लिखा? ऐसी पृथकता का मुस्लिम महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। वो खून की कमी, टीबी, पायरिया और कई अन्य रोगों से पीड़ित हो जाती हैं। उनका शरीर भी मजबूत नहीं रह जाता है। उनकी कमर झुकती जाती है, हड्डियां निकल आती हैं, हाथ और पैर में खम पड़ जाते हैं, वो कुरूप होने लगती हैं। पसलियां, हड्डी और जोड़ों में ज्यादातर दर्द रहता है। इन सभी कमजोरियों के फलस्वरूप अधिकांश की मृत्यु हो जाती है प्रसव के दौरान। पर्दा प्रथा के कारण मुस्लिम महिलाओं का मानसिक और नैतिक विकास रुक जाता है, और वो इससे सामाजिक जीवन से स्वस्थ सामाजिक जीवन से वो वंचित रह जाती है, जिसके कारण बाहरी दुनिया से अलग होने के कारण उनका ध्यान तुच्छ पारिवारिक झगड़ों में उलझा रहता है। इसके परिणाम स्वरूप उनकी सोच संकीर्ण और संकुचित दृष्टिकोण हो जाता है, और वो समाज में पिछड़ते ही जाती है। बिल्कुल ये सही कहा बाबा आपने। भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा है। बिल्कुल और ये सही उनकी है। बुक का मैंने इसलिए पेज नंबर भी कोट किया है, क्योंकि जिसको पढ़ना हो वो पढ़ सकता है आगे जाके। तो जब वो खुद ही इस हिजाब और प्रथा के खिलाफ थे, तो आप हर बात में संविधान का हवाला कैसे दे सकते हैं? ये आप संविधान का एग्जाम्पल किस तरीके से दे सकते? संविधान ने सबको ही फिर अपने धर्म के राइट्स दे रखे हैं ना। लेकिन आपको अपनी कोई भी धार्मिक करनी है तो आप मस्जिद में जाके करें, मंदिर में जाके करें, अपने घरों में करें। लेकिन स्कूल जैसी संस्था में इसको बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए। आप अभी एक आखिर आखिर में एक क्या कहेंगी इस पूरे मामले को? क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा आगे चल के? इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा ये तो हमारी अदालतें अब तय करेंगी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। और मुझे सुप्रीम कोर्ट से इतनी उम्मीद जरूर है कि वो एक फेयर डिसीजन लेंगे, और स्कूल में यूनिफॉर्म्स को ही बढ़ावा दिया जाए, और किसी भी तरीके से इस जिहादी सोच को हम यहीं पर रोके। ये हमारे मुस्लिम बच्चों के भविष्य के लिए भी बहुत खतरनाक साबित होने वाली है। और एक चीज जो रह गई है सर, ये जो बिकनी मैटर उठा है बीच में, ये जो मैडम प्रियंका ने एक बिकनी मैटर उठाया है, ये इस बहुत ही निंदनीय, बहुत ही घृणित और बहुत ही निचले स्तर का उन्होंने बयान दिया है। यहाँ पे बात ये नहीं हो रही है कि महिलाएं क्या पहने। कोई भी ये स्कूल ये बात नहीं तय कर रहा है कि महिलाएं क्या पहने। आप महिलाएं क्या पहनेंगी ये हम क्यों तय करेंगे? ये महिलाएं खुद तय करेंगी उन्हें क्या पहनना है। किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की हमें कोई राइट्स नहीं है इसका तय करने का। लेकिन जो उन्होंने बोला है कि हिजाब या बिकनी पहनना महिलाओं का अधिकार है, तो मेरा एक प्रश्न है उनसे
न्यूज डंका के माध्यम से। क्या बिकनी पहनना अधिकार है? ठीक है, मैं इस चीज को स्वीकार करती हूँ। तो बिकनी पहन के बच्चे स्कूल जाएंगे, या स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के हम स्कूल जाएंगे, क्लास अटेंड करेंगे? उनके कहने का औचित्य क्या ये है? क्योंकि ये उनके सामाजिक जीवन की बात नहीं हो रही थी, ये एक शैक्षणिक संस्था की बात हो रही थी। उस संदर्भ में ये मुद्दा उठा है, तो क्या हम उसी संदर्भ में भी बात करें तो उतना अच्छा नहीं रहेगा? जितने भी लोग इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, जितने भी विपक्षी लोग हैं, किसी ने भी, सब अब यहाँ पे महिला सशक्तिकरण का मुद्दा लेकर आ गए। भाई ये महिला सशक्तिकरण का बात है ही नहीं, ये मुद्दा ही अलग है पूरा। महिला सशक्तिकरण की बात आप घूंघट के साथ कैसे कर रहे हैं? ये एक शैक्षणिक संस्था की बात है जिसका कपड़े से लेना देना नहीं है। हम किसी के कपड़े पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। सीधी साफ सुथरी बात इतनी कही जा रही है कि आपको यूनिफॉर्म पहनना है स्कूल की। यहीं से सारा मैटर खत्म होता है। और ये इस पे सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा सख्त रुख अपनाने की जरूरत है, स्पेशली जो लोग इस मैटर को तूल दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। और इसमें तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री का भी ट्वीट आ गया कि दुनिया को इसका संज्ञान लेना चाहिए। भारत के लोग क्या महिलाओं के राइट्स का हनन कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का? तो भाई दुनिया को इसका संज्ञान लेना चाहिए। उनको जरा सी ये शर्म नहीं आती कि 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है चाइना में मुस्लिम की, और वहां पे क्या संज्ञान नहीं लेना चाहिए? अफगानिस्तान में 35% महिलाएं या लड़कियां पढ़ाई छोड़ चुकी हैं, इस डर से कि वो बिना हिजाब के अगर स्कूल जाती हैं तो उनको गोली मार दी जाएगी। वहां पे क्या संज्ञान नहीं लेना चाहिए? फिर बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे इजिप्ट हुआ, फ्रांस में भी बुर्का बैन है। और मैं मलाला से भी एक निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया वो अपना नोबेल शांति पुरस्कार लौटा दे नॉर्वे के विरोध में। क्योंकि या तो वो नॉर्वे को लिखें कि उन्होंने जो है वो लौटा, उन्होंने भी तो हिजाब बंद बैन कर रखा है, हिजाब नहीं पहन सकते। तो आप ये डबल स्टैंडर्ड अपना नहीं रख सकते हैं, और हर जगह पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ही भारत को टारगेट नहीं किया जा सकता है। तो इस चीज का मैं एकदम विरोध करना चाहूंगी, और इसमें चाहूंगी कि जितने भी एजुकेटर्स हैं इस चीज को इसी मानसिकता को सपोर्ट करें कि स्कूल एक शिक्षा का जगह है जहाँ पे हम सभी धर्मों को बराबर रूप से देखते हैं, सभी बच्चों को हम एक नजर से देखते हैं, वहां पे हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। और इस चीज को भारत की संस्कृति, सभ्यता और एकता को खराब करने का मौका ना दे। निश्चित तौर पे बहुत अच्छी तरह आपने आपके मुद्दे जो रखे हैं, और हम आशा करते हैं कि अभी ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, और शायद उसमें जो भी निर्णय होगा उसका हम वो निर्णय शायद उसके वजह से पूरा मामला जो है सुलझ जाए। और आगे चल के क्या होता है वो देखेंगे। आप न्यूज़ डंका में आई और बहुत सटीक तरीके से आपने ये मुद्दे जो है रखे, आपकी राय रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। नमस्कार मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए, आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा हमें। और हमारे वीडियो जरूर शेयर करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।